आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आज चर्चा उस कानून पर करेंगे जो 2026 की दहलीज पर खड़ा हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, क्या ये वाकई आधी आबादी को सत्ता का असली भागीदारी बनाया जाएगा इसमें, या सिर्फ 2029 के चुनाव से पहले बुनी गई एक राजनीतिक रणनीति है? हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर न्यूज 21 के संजीव पराशर जी, जो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गहनता से इनको हर चीजों का ज्ञान है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मीडिया में लंबे समय का इनको अनुभव है, आप इनको देखते रहते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस कानून की प्रशासनिक और जमीनी हकीकत। संजीव पराशर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आज की चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार रितिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजीव जी, जैसे कि अगर हम बात करें तो नारी शक्ति अधिनियम की अगर हम बात करें, ये जो चर्चा है जैसे कि हॉट टॉपिक एक बना हुआ है, हर किसी की जबान पे काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। महिलाओं के सम्मान की अगर हम इसको बात कहें तो कहीं गलत नहीं होंगे कि अब सत्ता में महिलाएं आएंगी या नहीं आएंगी। तो जैसे कि अब शुरुआत ही मैं आपसे करना चाहूंगी, पराशर जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक एडिशनल डायरेक्टर है, लंबा अनुभव है, आपने सिस्टम को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, तो क्या हमारा प्रशासनिक ढांचा जो है और राजनीतिक दल इतनी बड़ी संख्या में आने वाली जो महिला नेतृत्व है, निर्णायक भूमिका देने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, या सिर्फ एक एजेंडा इसको बोल सकती हूँ मैं? रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस डिबेट के लिए, मुझे इस मेरे विचारों को जानने के लिए। रितिका, मैं कहूंगा कि 27 साल के लंबे इंतजार के बाद 1996 में देवगौड़ा सरकार के जब थी तो उस वक्त इस तरह का एक लाया गया था, रूलिंग लाई गई थी, एक इस तरह का जो है प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, और वो गिर गया था। बहुत से विपक्षी दलों का उस वक्त जो है इसके लिए बहुत रिजिड थे वो लोग कि इसको आरक्षण को लागू करने में जो है वो आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से निश्चित की जाएगी, किस तरह से बातचीत होगी। तो 96 के बाद में फिर 98, 99, 2004, उसके बाद लास्ट 2010 में राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन लोकसभा में नहीं आ पाया। तो इतने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद जब 2023 में ये कानून बना, महिला जो संरक्षण या जो कह लीजिए कि महिला रिजर्वेशन कानून बना 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अब ये बात 2023 में चली कि क्या ये एक झुंझुना रहेगा महिलाओं के लिए, या इस तरह के जो बिल पास हो रहे हैं वो आगे जाकर के कानून बनेंगे और जो है वो महिलाओं को इसमें फायदा होगा। ये डिस्कशन रहा और बहुत से लोगों का इसमें कहना था कि 2029 तक तो ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, जो कि जनगणना जो कि 2011 में हुई थी उसके हिसाब से पूरे के पूरे जो है एरिया को क्लासिफाई करना, परिसीमन करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी कि कहां कहां महिलाओं के आरक्षण की अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो कहां कहां जो है परिसीमन होगा। लेकिन अब जो ये लग रहा है कि सरकार एक संशोधित बिल लाने की तैयारी कर रही है 2023 के कानून में, 2023 के जो है वो जो संरक्षण में, उसमें ये लाने की कोशिश कर रही है कि अगर जनगणना नहीं हो रही है, क्योंकि जनगणना को टाइम लग रहा है, 27 और 28 में होने का है, और 29 में गवर्नमेंट फर्म है कि 29 के चुनाव में महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने अपने हर वादे में की है, तो क्या हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो परिसीमन और दूसरा जो है वो आपको ये देखना कि जनगणना ना हो। अब गवर्नमेंट ने इन दोनों चीजों पे डिले होता देख करके दो नए जो संशोधित पे बातचीत चल रही है। पहला तो ये चल रहा है कि परिसीमन के लिए आयोग जल्दी से जल्दी बनाया जाए, और आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि परिसीमन के लिए जब आयोग बनता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और आप मानेंगे कि उनको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर परिसीमन के तहत कोई बाउंड्री कोई निश्चित कर दी गई है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, परिसीमन के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो कंप्लीट की। दूसरा, जनगणना 2011 के तहत जो जनगणना थी उसी के तहत ही जो है महिला आरक्षण जो है कानून ला करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें रही, इंपॉर्टेंट चीजें है। अब जैसे प्रधानपति कल्चर की अगर मैं बात करूं, सबकी जबान पे यही बात है, कितनी भी नए नियम कानून बन जाए, पर देखा जाता ना कि पंचायतों में आरक्षण के 30 साल बाद भी अगर मैं बात करूं तो प्रधानपति का जो दखल है वो खत्म नहीं होता है। संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, विधानसभा और सांसद में इस रबर स्टैंप वाली संस्कृति को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? जब ये जो आरक्षण स्टार्ट हुआ, जो है वो आपके लोअर पंचायती लेवल से स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त जो है वो गांव में महिलाएं कम पढ़ी लिखी थी, उन्हें अपने अधिकारों का इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन स्लोली अब जब राज्यसभा, जब विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 33% निश्चित करने की बात आएगी, जब महिलाओं के आरक्षण के बाद 273 महिलाएं जो है वो हो जाएंगी,
तो मैं ये जो प्रधानपति और ये जो वाली बात अपन लोगों को लगती है, क्योंकि बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं इसमें जो है वो आज की डेट में भी आप देखते हैं कि कॉलेज शामिल के है। यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, तो वहां पर जो है वो महिलाओं की प्रतिनिधित्व, यूं कह लीजिए कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बड़ी कांटे की टक्कर होती है। हाँ। तो ये जो प्रधानपति वाला जो लोकल लेवल पे, लोअर लेवल पे जो इनिशियल स्टेज में था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपने जो लोकसभा में दृश्य देखा होगा, वहां महिलाएं जो है वो एक अलग तरह की भूमिका, चाहे वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो, लेकिन उनको जो है वो एक अपना सशक्त जो है वो प्रेजेंटेशन का अधिकार तो जरूर मिलेगा। आप 273 होने ठीक है। के बाद तो जरूर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूंगी आपसे, ओबीसी कोटा की मांग जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है आरक्षण के भीतर, आरक्षण की अगर मैं बात करूं, कोटा के बिना, ओबीसी कोटा के बिना ये जो बिल है समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच पाएगा? अंतिम जो महिला खड़ी हुई है वहां तक पहुंच पाएगा, या सिर्फ एक खास वर्ग की महिलाओं तक सीमित रह जाएगा, जिस तरीके से हम डिस्कशन भी कर रहे हैं? मैडम, इसके अंदर सबसे पहले जो 2 पॉइंट थे जिसको विपक्षी दल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, और वो एक थी कि अनुपातिक रूप से ये संख्याएं कैसे बढ़ेंगे, जब परिसीमन भी नहीं हुआ है, जी जब जी जो है वो आपका अभी जनगणना भी नहीं हुई है, 2011 को बेस मानेंगे, तो जी। जो टोटल जो अनुपातिक रूप से कैसे होगा, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सोल्यूशन निकाला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो है वो यूपी की 100 सीट्स हैं, तो उसको अगर भाई जो है वो डेढ़ा करते हैं तो 150 सीटें हो जाएंगी, और अगर किसी की 50 सीट्स हैं, डेढ़ा करते हैं तो 75 हो जाएंगी। इस तरह से अगर एससी की सीट 86 है टोटल, उसमें अगर जो है वो और ऐड करते हैं तो 126 सीट हो जाएंगी, और एसटी में 47 की अगर ऐड होता है तो 70 सीट्स हो जाएंगी। अब इन्हीं में ही महिला आरक्षण 33% जो है वो डिवाइड होगा। बहुत सी पार्टीज का ये कहना था कि अगर इन्हीं में डिवाइड होगा तो महिलाओं को बाकी का जो है जो नॉर्मल कैटेगरीज है, जैसे अगर ये 200 ऑलमोस्ट मान लीजिए कि इतनी सीट्स निकल गई, अब इसके बाद जो जनरल सीट्स है उसमें अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि बाकी की सीट्स पे भी महिलाएं जो है वो अपना भागीदारी निभा निभा पाएंगी सकती है, नहीं कि ये जैसे नहीं, हाँ। जनरल कैटेगरी में भी आ सकती है, नहीं अभी इसमें ठीक क्लैरिटी है, की जरूरत है। क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे कि मैं बात करूं आखिरी 2 सवालों में, परिसमन का पेज जो है, दाव पेज जो है वो लगातार चलता आ रहा है, सबकी जबान पे यही बात है, और विपक्ष का भी आरोप है कि इस जनगणना की अगर मैं बात करूं, जनगणना और परिसमन की शर्तों को उलझा दिया गया है। लोगों को कहना है कि इसको उलझा के रख दिया है। तो आपकी मैं अगर बात करूं एक अनुभवी नजरिए से, क्या आपको वाकई में लगता है कि 2029 तक इसे लागू करना इतना आसान प्रक्रिया होगी, या सिर्फ एक कह सकते हैं ना कि जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में वक्त टालने वाली रणनीति समझे हम इसको? रितिका, 27 साल से अगर वक्त टालने की नीति रहती तो 2034 के चुनावों तक भी गवर्नमेंट कोई ना कोई कारण के साथ में इसको आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है, अगर आप ये सोचते हैं कि इसको करना है, लेकिन 2 काम जो है संशोधन के द्वारा, जैसे जो है वो जनगणना का जो काम है, अगर 11 का बेस, अगर आज तक तो 11 का बेस बहुत सी जगह पे चल रहा है, तो क्या 11 के बेस को बना करके इसको इंप्लीमेंट करके जो उनका वादा था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, या 34 तक छोड़ दिया जाए? तो एक उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि इसको किया जाए। अब आपने जो परिसीमन की बात की, डेफिनेटली आज जो है वो 816 सदस्य संसद में हो जाएंगे, और 880 सदस्य के बैठने की कैपेसिटी संसद में है। तो आप ये देख लीजिए कि कितने दूर की प्लानिंग थी कि नई संसद के बनने से भी आपको जो है वो पूरा ऑक्यूपेशन होगा। हाँ, परिसीमन की बात 2 तरीके से परिसीमन होता है। एक तो अगर परिसीमन को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, या अगर आपका एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा है उसके अंदर, तो परिसीमन के तहत जो है वो आपको क्षेत्रवार तो डेफिनेटली एक एरिया तो डिसाइड करना पड़ेगा सीटों को देखते हुए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन बड़ा काम ये है कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, कि आपको महिलाओं को 33% देना है, तो कब देना है और कितनी जल्दी टाल मटोली वाली बात है, ये तो वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल संजीव सर आपसे जानना चाहेंगे। अब मैं बात करूं परिवारवाद की, योग्यता और परिवारवाद की हमेशा बात सामने आती है, तो क्या इस 33% की अगर हम बात करें, कोटे से, जमीन से जुड़ी जो महिला कार्यकर्ता हैं आगे आएंगी, या केवल एक बड़े नेताओं की पत्नियों और बेटियों को राजनीति में सेट करने का एक नया जरिया बनेगा? कई बार ऐसा देखा जाता है। क्योंकि मैडम, ये तो आप सदा से ही भारतीय राजनीति में देखती रही हैं कि अजीत पवार साहब की डेथ के 3 दिन बाद ही उन्होंने जो आज तक कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, राबड़ी देवी जी बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे पास में कि जब राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने परिवार से बाहर नहीं जाती, लेकिन 33% होने के बाद में जो स्कूल कॉलेजेस जैसे जनरल इलेक्शंस होते हैं, बच्चे जिनका एक एस्पिरेशन होता है कि देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करें, डेफिनेटली उनको भी चांस ज्यादा मिलेंगे। अभी टोटल संसद में 15% जो है वो महिलाएं हैं।
अब 15 में आप यूं कह लीजिए कि 5% इस तरह की हो सकती है, 10% अपने बलबूते पे आई हैं। लेकिन ठीक है। अगर 33 होंगी तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 33 के 33 जो है वो किसी परिवार से होंगी या उनके पीछे बैकअप होगा। ये डेफिनेटली नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। ठीक है। वैसे ये आने वाले चर्चा का कहीं ना कहीं संजीव जी विषय है, पर आप आ, काफी नॉलेज रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, और इसी मामले को लेकर हम चाह रहे थे कि आपसे इस पूरे जो मुद्दे पर गहन चर्चा आपसे की जाए। फिलहाल संजीव पराशर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, उसके बाद भी आपने समय निकाला और अपनी अमूल्य राय व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी आज हमारे साथ थे। तो आज की चर्चा में संजीव जी ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि लोकतंत्र की नई दिशा है और नई दिशा तय भी करेगा। जैसे कि संजीव जी ने कहा कि मौका मिलेगा और महिलाओं को। संजीव जी ने जो प्रशासनिक बारीकियां हमें बताई, हमेशा जैसे वो बताते हैं, वे स्पष्ट करती हैं कि असली चुनौती जो है कानून बनाने की बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे नियत के साथ लागू करने की है। जैसे कि 2026 का भारत अब अपनी बेटियों को केवल वोटर नहीं बल्कि नीति निर्माता के रूप में देखना चाहता है। तो फिलहाल आज की खास चर्चा में इतने। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।